जय हिंद गाइस, व्हाट्सअप। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और हेयर आई एम विथ अ न्यू वीडियो ऑफ चैप्टर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि भैया इसका कोई ट्रिक बता दो, कैसे याद करें, क्या याद करना है। तो हेयर आई एम विथ हाईलाइटेड नोट्स। ठीक है, आप ही लोग का बुक है, इसी में जो हाईलाइट किया उसको पढ़ना और याद करना है, और कैसे करना है दैट ऑल्सो गोइंग टू गाइड यू गाइस। ओके, तो सबसे पहले ये जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है ना, ये बताता है लॉ क्या है, इंडिया में लॉ कैसे बनता है, कैसे लगता है इंडिया में लॉ, क्या क्या अलग अलग हेड है जो लॉ का बॉडीज देख रहा है अलग अलग, वो सब के बारे में अपन सीखते हैं। सबसे पहला सवाल जो हो सकता है कहीं ना कहीं 1 मार्क्स का डाल दिया जाए है कि विच इज द ओल्डेस्ट लॉ इन रिटन फॉर्म। लिखित में धरती पर सबसे पुराना लॉ कौन सा है? कोड ऑफ हमुराबी। कोड ऑफ हमुराबी। ये थोड़ा नहीं साउंड कर रहा है आदिवासी टाइप, तो इसको वैसे याद रखो कि पहले तो आदिवासी लोग रहते थे, तो क्या नाम था उनका? कोड ऑफ हमुराबी। ठीक है, उसके बाद 450 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, अरे ये तो और पहले 1792 बीसी के टाइम का बात है ये। 1758 बीसी, कितना पुराना। फिर 450 बीसी, ये भी पुराना है बेसिकली ना। रोम में ये तुम लोग जगह जगह फोटोज भी देखा होगा कि एक बड़ा सा हरा सा सीनरी और अलग अलग बड़ा बड़ा स्टोन्स है वहां पे। बेसिकली ना ये स्टोन्स में 450 बीसी में, 450 बीसी में 12 स्टोन ऐसा बनाया गया था। कहाँ पे? रोम। रोम में। कहाँ पे? रोम में। और 12 स्टोन्स पे जो है ये लोग डिटेल्ड तरीके से लॉ लिखा था। तो एक्चुअली में सबसे पुराना लॉ जो बना था वो था कोड ऑफ हमुराबी। लेकिन जो लिखित में प्रॉपर डिटेल्ड लॉ है जो एक्चुअली में अपने को काम आने को है, वो था 12 टेबल्स ऑफ रोम। कहाँ का 12 टेबल्स ऑफ रोम? अब भैया ये सब तो समझ गए, ये बताइए ना लॉ है क्या। देखो यार, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अब यहाँ पे कोई भी किसी का भी मर्डर करके चले जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही बहुत सारा कानून का जरूरत है जिससे कोई कुछ गलत ना करे, और जो गलत करे उसको सजा मिले। तो बेसिकली ये जिम्मेदारी है हम लोग के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर, कि हम लोग जो ये ड्यूटी है कि हम लोग को सारा रूल्स से चिपक के चलना है, वो निभाएं। अगर नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। अरे क्या बोले हम? ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ये हम लोग पे कौन लगाया? ये सरकार लगाता है। सरकार आके नया नया लॉज बनाता है, जरूरत पड़ने पे पुराने लॉज में चेंजेस भी करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो हम लोग के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज इंपोज कराते हैं उसे लॉ कहा जाता है। अब भैया हम गवर्नमेंट का बात क्यों सुने? बदले में गवर्नमेंट हमको क्या देगा? गवर्नमेंट बदले में गवर्नमेंट सिक्योर करता है, बतलाता है कि वो वेलफेयर देगा, वो जस्टिस देगा सोसाइटी को। वेलफेयर मतलब विकास, विकास यानी कि डेवलपमेंट, सबका भला करेगा। और दूसरा जस्टिस देगा, जस्टिस मतलब न्याय। तो ये कैसे याद रखना है कि हम लोग का लॉ से क्या मिलता है? देखो, दो पार्टी सबसे देश में सबसे बड़े हैं, एक मोदी जी का पार्टी, एक राहुल गांधी का पार्टी। तो अब ये जो राहुल गांधी का पार्टी, उनका क्या था स्लोगन कांग्रेस का? कि हम लोग न्याय देंगे, न्याय देंगे, है ना, न्याय करवाएंगे राहुल जी, ऐसे बोलते थे वो लोग। तो जस्टिस, राहुल गांधी क्या क्या चीज का उनका स्लोगन था? जस्टिस। और मोदी जी का स्लोगन क्या है? वेलफेयर, है ना, सबका साथ सबका विकास। तो दो पॉइंट जो अपने को मिला यहाँ से क्या था? वेलफेयर और जस्टिस। लॉ इसीलिए आता है। इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल। चार बात बोला। अरे एसपीसीई, एसपीसीई, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल, ये चार फैक्टर्स जो है एक कंट्री में देखते हैं कौन? लॉ। तो लॉ दो काम आता है, सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। वेलफेयर यानी कि सबका साथ सबका विकास, जस्टिस यानी कि न्याय यात्रा। और फिर ये चार चीज देखता है जो कि है एसपीसीई, एस फॉर सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल, सी फॉर कल्चरल एंड ई फॉर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। अब बात उठता है कि ठीक है भैया, लॉ बनाया जाता है कहां से? एक देश में लॉ कैसे बनाया जाता है? हमारे देश में जो लॉ बनता है ना, उसका सोर्स, उसका नींव, उसका मूल्य, उसका बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बहुत भारी चीज है ये, तुम लोग गलती से अगर नहीं पढ़ा ऐसे तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली तुम लोग का सिविक्स होगा कभी ना कभी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, और हमारे संविधान में जो भी लिखा है उसके तहत लॉ बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली संविधान में अगर कोई बदलाव करना हो तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, जहां पे नेता हमारे बैठते हैं ना,
प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट वगैरह जो है वो लोग कभी बोले, इसके द्वारा लॉ में चेंजेस होता है। लॉ बनने का बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ, क्या लॉ में चेंजेस हो सकता है? हाँ हो सकता है, पहले तो इतना जान लो। ठीक है, ओके भैया। अब हमको आप ये बताइए होता क्या है। होता क्या है कि बेसिकली पार्लियामेंट करके एक वर्ड है जिसका जिम्मेदारी है लॉ बनाने का। पार्लियामेंट दो होता है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब जो भी लॉ ये सब जगह पे पास होगा, स्टेट पार्लियामेंट, सेंटर पार्लियामेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, सबका अलग हिसाब होता है। और जो लॉ यहाँ पे पास होगा ना, वही लॉ उस जगह पे चलेगा। ये बात तुम लोग समझ लो, इतना जान लो काफी है। लॉ में अपन को इतना ही जानना है कि क्या होता है कि पार्लियामेंट होता है ना, उसमें एक बिल रखाएगा। बिल कहाँ जाता है? लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। और ये सब में वोटिंग होता है। और वोटिंग अगर पास कर दे बिल को, तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। इतना जान लिया ना, बहुत है सिलेबस के लिए। ठीक है, ओके। फिर कुछ बेकार ज्ञान, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे कि 1937 आजादी से पहले फेडरल कोर्ट जो था वो इट वाज एस्टैब्लिश्ड। फेडरल कोर्ट, क्या नाम है? फेडरल कोर्ट। ये करता क्या था? चाहे कोई ओरिजिनल केस इसके पास जाए, चाहे कोई इसके पास एडवाइस लेने जाए, चाहे कहीं और केस चल रहा था, इसके पास रोते रोते अपील आया है। क्या बोले? या तो ताजा ताजा केस, मानो रोड पे झगड़ा हुआ, सीधे इसके पास गया, या फिर एडवाइस लेने गया है कि कैसे क्या किया जाए, या फिर मानो रोड पे झगड़ा हुआ, केस कहीं चल रहा था लोअर कोर्ट में, और फिर इनके पास अपील आया। किसके पास? फेडरल कोर्ट के पास। तो फेडरल कोर्ट तीनों चीज देखता था, चाहे वो अपील हो, चाहे वो एडवाइजिंग हो, चाहे वो ओरिजिनल केस हो। अब ये जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन था, अपील समझ रहे हैं कि कहीं लड़ाई हो गया, नीचे वाला कोर्ट में जो बोला गया उससे कोई पार्टी खुश नहीं है, तो वो ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि अभी क्या होता है, सबसे लो में है मानो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, और सबके पापा है सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई दिक्कत होगा, नहीं मान रहा है बात, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से कोई नाराज है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपीलेट अथॉरिटी बोला गया कि इट इज एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों में है। वेरएस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइस, अरे देखो तीन था ना ऊपर, ये देखो अपीलेट, ओरिजिनल, एडवाइजरी। पहले किसको उठाया ये लोग? पहले इसको उठाया अपीलेट को। अपीलेट में क्या बोला भाई लोग? अपीलेट में बोला कि चाहे सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल मैटर हो, अपील किया जा सकता है। फिर कहाँ आए? फिर आए एडवाइजरी में। एडवाइजरी में क्या बोला? बोला कि देखो, गवर्नर, किसी को भी अगर पब्लिक ओपिनियन के लिए एडवाइस का जरूरत है कि यार हम ये लॉ लाना चाह रहे हैं, क्या ये सही रहेगा, तो ये लोग फेडरल कोर्ट जा सकता था। ठीक है, तो 12 साल तक फेडरल कोर्ट चला, 151 केस वहां पे लड़ा गया। उसके बाद फेडरल कोर्ट को हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट को लाया गया। तो अभी देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम। फेडरल तो पुराना था, पहले जमाने का, अभी कौन है? सुप्रीम। यहाँ पे जो काम का बात है हाईलाइट और अंडरलाइन उतना पढ़ लेना काफी है। अब भैया, हमारा देश का संविधान कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन 1950। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान जो है, ये हम लोग को बहुत सारा हक, राइट्स वगैरह दिया, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, ये सब चीज दिया। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे काम करता है। डेमोक्रेटिक मतलब ये लोगों के ओपिनियन पे चलता है। जैसे कि हमारे पीएम कौन बनेंगे, ये हम लोग वोट करके तय करते हैं। हम लोग वोट करके एमपीज को इलेक्ट करते हैं, और एमपीज मिलके पीएम को इलेक्ट करते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आर लॉज आर मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। अरे अपन पढ़े में ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये वही वाला लाइन है कि ये लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। क्या बोले हम? लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है। एग्जाम में क्या करेगा? बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान झाड़ दो, हम लोग झाड़ देंगे, हाँ भैया 1950 में आया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे काम करता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल पे चलता है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम करता है, और ये जितना भी लॉ है सबका बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंपल, ओके। अब बोला गया कि हमको ये बताइए भैया, इंडिया में जो लॉ है वो सिर्फ सेंटर के हाथ में है, या फिर स्टेट का भी कुछ कहना है उसमें? सेंटर यानी कि खाली प्राइम मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, जिस पार्टी का बैठा हुआ है वही लोग चलाएगा, या फिर स्टेट भी अपना डिसीजन ले सकता है? तो बोला कि लॉज इन इंडिया आर इंटरकनेक्टेड। हाइब्रिड सिस्टम है अपना, हाइब्रिड लीगल सिस्टम। मतलब कुछ जगह है जहां पे खाली सेंटर का चलता है। कहां पे? अरे भाई अपन इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स खाली सेंटर का है,
वही वही तय करता है क्या करना है, किससे कितना लेना है। बट एट द सेम टाइम स्टैंप ड्यूटी, अरे जैसे अपन घर खरीदने जाते हैं ना, घर घर खरीदने में जो टैक्स लगता है, समझ लो उसको स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। तो अब ये झारखंड में अलग है, दिल्ली में अलग है, ये साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, सबका अलग अलग है। अपना अपना स्टेट अपना अपना स्टैंप ड्यूटी रख सकता है। तो जहां की इनकम टैक्स सेंट्रल का सब्जेक्ट है, स्टैंप ड्यूटी जो है वो सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों देखता है। ऐसा नहीं है स्टेट कुछ भी अनाप शनाप रख दे। तो हाइब्रिड सिस्टम है, सब हाथ मिला के चलता है। ये मेन हम लोग घूम फिर के सीखे यहाँ पे। अच्छा ठीक है भैया, ये बताइए ना लॉ क्या होता है, समझ गए। दो दो कीवर्ड आप याद करा दिए। फिर आप हम लोग को ये भी बता दिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सीन है। फिर ये भी बता दिए कि इंडिया में हाइब्रिड सिस्टम कैसे है। अब आप मेरे को ये बताइए कि हमारे देश में लॉ बनता कैसे है। अबे तुमको ये भी बता दिए, याद है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है। यहाँ पे क्या जाता है, बिल जाता है। अब बिल क्या होता है, पास होता है। और बिल पास होकर क्या बनता है, एक्ट बनता है। अरे यही एक्ट तो लॉ है, यही एक्ट तो लॉ है। देखो व्हेन अ लॉ इज प्रपोज्ड इन अ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में ये लोग बात रखते हैं कि देखिए सारे मेंबर्स, हम लोग ये बात रख रहे हैं, हम लोग ऐसा लॉ चाहते हैं, तो वो लोग को बिल बोला जाता है। ठीक है। फिर लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में पास होगा। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन लगेगा। तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और सबको पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के साइन से ही वो इंडिया में चालू लग जाता है। जैसे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, इंडिया का ना एक मान लो एक जैसे ऑफिशियल गैजेट है। इंडिया क्या बोल रहा है, ये मेरा ऑफिशियल गैजेट, तुम समझ लो एक टाइप का वेबसाइट है। एक्चुअली यहाँ पे ये लोग सारा लॉ पब्लिश करते हैं, तो ऑफिशियल गैजेट का वेबसाइट भी होता है, ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड जगह भी है। तो ऑफिशियल गैजेट में प्रेसिडेंट का जैसे साइन होता है, ये वाला लॉ टंग जाता है। ठीक है। तो भैया एक बात बताइए, आप अभी कहानी जो बताएं उस हिसाब से पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल है। अब पार्लियामेंट में जो है बिल जाता है, बिल वहां पे पास होगा वोटिंग के द्वारा, और फिर ये एक्ट बनेगा। और यही एक्ट को अपन लॉ बोलते हैं। हमको भैया ये बताइए कि मानिए ये सब अलग अलग डेट पे हुआ, बिल गया 1 तारीख को, और ये दोनों जगह में पास होने का डेट अलग है। प्रेसिडेंट का साइन, अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का साइन लगेगा, और लास्ट में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। अरे यही ट्रिक है याद करने का, पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, फिर ऑफिशियल गैजेट। मेरे को ये बताओ कि ये सब में से चारों अलग अलग दिन हुआ, कौन सा दिन से हम मानेंगे कि देश में लागू हुआ है लॉ। तो हम लोग जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा ना, उस दिन से मांगेंगे। किस दिन से, अरे मानो प्रेसिडेंट कल रात में साइन करके सोए, हम आज सुबह ले जाके ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए, तो आज से माना जाएगा कि लॉ देश में लागू हुआ है। तो व्हाट इज द effective date? The effective date is the date on which such law was notified in the official gazette of India. ठीक है, ओके। और जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में आता है, माना जाता है कि हाँ पार्लियामेंट का ही एक्शन है, मतलब कि लॉ पास हो चुका है। ठीक है भैया, आप मेरे को ये बताओ कितने प्रकार के लॉ है देश में। देश में बेसिकली तो 4 लॉ है। पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ, तीसरा कॉमन लॉ, चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या क्या बोले, पहले तो क्राइम करो, फिर क्राइम को करके सिविलाइज बन जाओ, कॉमन लोगों को ढूंढो, और नेचुरली जस्टिस करो। अरे कैसे भी 4 नाम याद करना है रे बाबा, अपन नाम से ज्यादा फोकस करते हैं काम पे। अब ये क्रिमिनल लॉ है, वो क्या चीज से रिलेटेड है, कोई भी काम जो गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, लॉ में लिखा हुआ था उसका वायोलेशन हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, तो पनिशमेंट मिलता है क्रिमिनल लॉ के तहत। अब क्रिमिनल लॉ बेसिकली है क्या, तो 2 लॉ को क्रिमिनल लॉ का दर्जा दिया गया। पहला आईपीसी, तुम लोग देखेगा जब भी कोई पुलिस पकड़ता है वो आईपीसी का धारा बताता है, इंडियन पिनल कोड 1860। दूसरा सीआरपीसी, सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। क्या बोले, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973। ये 2 लॉ है। क्या क्या 2 लॉ है, आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है। अब आईपीसी में कैसे होता है कि 3 टेबल है। ठीक है, एक जगह क्राइम बताता है कि क्या क्राइम है, फिर उसका नेचर बताता है कि क्या नेचर है, और फिर पनिशमेंट बताता है। तो कैसा टेबल है, 3 टेबल है, पहला क्राइम, दूसरा नेचर, तीसरा पनिशमेंट। फिर से पहला क्राइम, दूसरा नेचर और तीसरा पनिशमेंट।
मर्डर, रेप, धमकी, चोरी, चीटिंग, मारपीट, सब क्रिमिनल लॉ में आता है। कि आप रॉन्ग किए, क्रिमिनल लॉ क्या बोला, आप रॉन्ग किए हम आपको पनिशमेंट देंगे। क्या बोल रहा है क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ बोल रहा है आप रॉन्ग किए तो हम उसका आपको पनिशमेंट देंगे। फिर आता है सिविल लॉ। क्या आता है? सिविल लॉ। कोई भी मैटर होता है इंडिविजुअल्स के बीच में या ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, डिस्प्यूट होता है, मैटर, प्रॉब्लम हो गया, लफड़ा हो गया, मारपीट नहीं हुआ लेकिन माहौल बन रहा है, टेंशन है किसी चीज को लेके, तो वो जो टेंशन, वो जो माहौल, वो जो प्रॉब्लम है, लफड़ा है, जिसको अपन इंग्लिश में डिस्प्यूट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ पनिशमेंट पे फोकस नहीं करता। सिविल लॉ का ये कहना नहीं है कि हमको सजा देना है। सिविल लॉ का कहना है कि हमको कॉम्प्रोमाइज कराना है, हमको सोल्यूशन ढूंढना है। तो सिविल लॉ फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ना कि ऑन पनिशमेंट। ऐसा नहीं कि इसमें पनिशमेंट होता नहीं है, पनिशमेंट होता है, बट इसका फोकस है कि हम पनिशमेंट से ज्यादा अच्छा से लोगों को सीख दे के सिखाएं। ठीक है। तो अब जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या बोले? पहले हम लोग सिविलाइज्ड हुए, फिर ना क्राइम करेंगे। अरे भैया ये क्या बोल दिया आप? पहले हम सिविलाइज्ड हुए फिर ना हम क्राइम करेंगे। ट्रिक है याद करने का कि पहले क्या आया। 1908 में आया सिविल प्रोसीजर। पहले हम सिविलाइज्ड होंगे फिर हम क्राइम करेंगे। तो क्रिमिनल कब आया? 1973 में। तो ये दोनों डेट रखने का ट्रिक है। सिविल लॉ फिर आगे जाके बढ़ जाता है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, फैमिली लॉ में, प्रॉपर्टी लॉ में, टॉर्ट्सो लॉ में, ये सब में जाके बढ़ जाता है। तो सिविल लॉ किस में बढ़ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट। अब भैया आप ये बताइए ना, सिविल ऑफेंसेस का कुछ एग्जांपल। मानो तुमको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मारपीट नहीं करो, क्राइम हो जाएगा ना रे। मारपीट तो असॉल्ट, मारपीट क्राइम होता है ना। अपन क्या करेंगे? अपन कोर्ट में जाके ना अच्छे सिविलाइज्ड बंदा की तरह, अच्छा बच्चा की तरह केस कर देंगे। पुलिस बैंड बजाएगा उसका, लॉ के तहत बैंड बजा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम एग्जांपल्स आर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर गुड्स डिलीवर करने का वादा किया था, किया नहीं अभी तक, या फिर लेंडर को वादा किए थे हम लोग की पे कर देंगे और पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सेलर का डिफेमेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। मानो मकान मालिक और भाड़ेदार में लफड़ा हो गया। कोई भी लफड़ा को अगर सॉल्व करना है, कोई भी डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व करना है, तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें कभी भी जो है सिविल लॉ ही लगेगा, और अगर पनिशमेंट देना है तो उसमें क्रिमिनल लॉ लग जाता है। फिर सवाल उठता है कॉमन लॉ का कि कॉमन लॉ क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई केस आता है, जज देखते हैं, जज बोलते हैं अरे ये तो कुछ नया है। यहाँ पे जजमेंट, जो जजमेंट देगा, यहाँ पे जज साहब जो जजमेंट देंगे, उसको माना जाएगा केस लॉ या कॉमन लॉ। यानी कि ये अभी ताजा ताजा आया है, ये कोई जजमेंट डिक्लेयर्ड है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा ना, धरती का जितना भी इंडिया में सारा कोर्ट है सब पे लगेगा। इंडिया का सारा कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगता है। उसको चैलेंज कहाँ करेंगे जाके? सबसे ऊपर तो वही था। ठीक है। दूसरा हाई कोर्ट है, तो इसके जुरिस्डिक्शन में, इसके एरिया में जो है उनके डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये वाला जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट, उनका भी ऑर्डर को माना जाता है। क्या होगा? कोई कांड हुआ, नया नया कांड आया, कोई लॉ नहीं बना हुआ है, जजमेंट दिया गया। जजमेंट दिया गया तो अगली बार जब कोई वैसा ही कांड होगा, वकील साहब क्या बोलेगा कि योर ऑनर याद कीजिए, पिछले बार आप बोले थे ना कि ऐसा कांड में हम माफ कर देंगे दोषी को, तब आप माफ कर दीजिए। तो ये होता है कॉमन लॉ। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अभी लॉ बन तो गया। अब ये लॉ को इंडिया में इन्फोर्स कैसे करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे कि ये लॉ एक्सरसाइज हो रहा है, लोग इस लॉ का पालन कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिम्मेदारी है। इनके पास अथॉरिटी यानी कि पुलिस वगैरह है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, जिससे लोग इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई हम लोग का जिम्मेदारी सही से निभाया जाए। अब मिनिस्ट्री क्या होता है? तो मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं। इनका काम है कि ये लोग अलग अलग मिनिस्टर के अंदर में होंगे। ये लोग का एक टीम होगा जिसमें एक मिनिस्टर है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट है। ये लोग कौन है? सिविल सर्वेंट। अब ये लोग का जिम्मेदारी क्या है? ये लोग का जिम्मेदारी है कि ये लोग अपने ऊपर में जो इनके बॉस है, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। इनका जो लीडर होता है मिनिस्ट्री का, वो कैबिनेट मिनिस्टर काम बताता है। ये लोग काम करके बताते कि हाँ हो गया सर, ये बाकी है, ये जरूरत है, सारा चीज का रिपोर्ट देते हैं। तो अब मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉयड ऑफिशियल। इसमें जो लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिविल सर्वेंट। एंड अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्टर। ये मिनिस्टर कौन है?
मोस्ट मेजर मिनिस्ट्री आर हेडेड बाय, हेड कौन करता है? कैबिनेट मिनिस्टर। यही कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना वो राज्यसभा और लोकसभा में बैठा हुआ दिखता है। दे आर इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एंड इज टिपिकली सपोर्टेड बाय अ टीम ऑफ जूनियर मिनिस्टर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो इनके अंदर में बहुत सारा स्टेट है। अब फॉर एग्जाम्पल वाटर को लेके मानो मिनिस्ट्री है, रेलवे को लेके मिनिस्ट्री है, तो हर स्टेट कैसे डील करेगा उसको लेके यहाँ पर अपना लिखा हुआ रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या होता है? वित्त मंत्रालय। वित्त, वित्त मीन्स मनी, तो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो मंत्रालय है इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देश का इकोनॉमी पर पूरा टिका रहता है कि देश का जो इकोनॉमी है, किसकी देश के बजट क्या होगा, कितना पैसा है, कितना खर्चा करना है, कैसे उठाना है पैसा, वो सब। अब मानो एक देश है, ये अपना इंडिया, इंडिया पास पैसा आएगा कहाँ से भैया? ज्यादा से ज्यादा चीज तो टैक्सेशन रिलेटेड पैसा कमाएगा ये लोग, तो उससे रिलेटेड क्या लॉ बनाना है, या फिर फाइनेंशियल लेजिस्लेशन क्या रखना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे कि अपना आईसीआई क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, ठीक है। ये भी देश का फाइनेंस में अपना योगदान देता है, एंड ये भी पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलना इसको गलती है, ये क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल LIC, ये लोग जो काम करते हैं, कैपिटल मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, स्टेट का फाइनेंसेस देखना, ये सारा काम जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। भैया आईसीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आता है? नहीं, आईसीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आगे पढ़ेंगे उसमें आता है। फाइनेंस क्या देखता है? देश का इकोनॉमी, देश कहां से पैसा कमा उठाएगा, कहां पे खर्चा करेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका ध्यान से सुनो, यूनियन बजट, इसके ऊपर यही सवाल आ सकता है एग्जाम में। यूनियन बजट एक एनुअल इवेंट होता है, हर साल लगभग फरवरी में जो है ये इवेंट होता है, और ये एनुअल इवेंट के लिए ना प्रोफेशनल्स, कॉमन मैन सब इंतजार करते हैं, क्योंकि क्या चीज का दाम कितना होने वाला है, रेट ऑफ टैक्सेस कितना होगा, मेरे पास कितना रहेगा, कहाँ पे किस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है, ये सारा जो है इस बजट में, यूनियन बजट जो साल में एक बार होता है उसमें बतलाया जाता है। अब देश में सबसे ज्यादा बजट कौन दिया, ये अलग से क्वेश्चन बन रहा है। हमारे देश में आज तक जो सबसे ज्यादा बजट दिया है वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लगभग 1962 से 1969 में 10 बार बजट दिए थे, ठीक है। इसके बाद जो है वो है पी चिदम्बरम, 9 बार बजट दिए थे। इसके बाद प्रणब मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी 8 बार दिए थे, और मनमोहन सिंह जी और यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा का 8 बार था और मनमोहन सिंह का 6 बार। तो नाम और लिमिट याद कर लेना, चांसेस कम है बट फिर भी एग्जाम में आ सकता है, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है भैया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम क्या होता है समझ गए, ये 4-5 काम होता है, बजट वाला काम होता है। बजट कौन सबसे ज्यादा दिया ये भी समझ गए। ये फाइनेंस वाला मिनिस्ट्री में होता कौन है? तो 4 सेंट्रल सर्विसेज होते हैं, 4 सेंट्रल सर्विस। IRS, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, पैसा कहां से आएगा। IAAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो पैसा आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मानो एक पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन को भी पैसा का जरूरत है, अब वहां पे सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसका टाइम टू टाइम हर बार ऑडिट होता है। तो उसका एक डिपार्टमेंट है कि सरकारी संस्थान का जितना भी ऑडिट वगैरह कराना, अकाउंट्स वगैरह सही मेंटेन है कि नहीं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, तो IRS, IAAS, IES, ICAS, ये 4 तो मेन सेंट्रल सर्विस का जो है इनके अंदर में आता है, जिसको ये लोग, जिसके द्वारा ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा एक और है इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, तो टोटल कितना हो गया 5। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कितने हेड्स हैं, कितने सिविल सर्विसेज हैं, कितने लोग हैं? 5। IRS, IAAS, IES, ICAS, ICMAS, ये पांचों नाम याद रखना है। अब ये फाइनेंस का मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर भी डिपार्टमेंट होता है, इकलौता आदमी सब कुछ थोड़ी देखेगा। जैसे कि एक आदमी को बोलेंगे कि तुम इकोनॉमी देखना, एक को बोलेंगे तुम खर्चा देखना, एक को बोलेंगे तुम कमाई देखना, एक को बोलेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि जो स्टॉक मार्केट वगैरह है तुम वो देखना, एक को बोलेंगे कि तुम और भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, गोल्ड बॉन्ड वो सब देखना, और एक को बोलेंगे कि पब्लिक का भरा हो रहा है कि नहीं, सबसे वो देखना। तो टोटल कितना हो गया? 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। अरे भाई सिंपल है, कितना हेड है? 5 हेड है, ठीक है। 5 अलग अलग लोग हैं, मानो ये लोग यूपीएससी का एग्जाम देके यहाँ जाते हैं, तो 5 हेड हैं। और कितना डिपार्टमेंट है? तो 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब अपन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में डिपार्टमेंट सीख रहे हैं, 6 डिपार्टमेंट है, कैसे याद करना है। सबसे पहले पब्लिक का इकोनॉमिक अफेयर ठीक करने के लिए उनसे पैसा लेंगे, उन पे पैसा खर्च करेंगे। क्या बोले? पब्लिक का पहला पॉइंट क्या आया? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जितना भी पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक के लिए एंटरप्राइज है, कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, उनका देखा रेखी करता है। दूसरा, पब्लिक का इकोनॉमिक अफेयर के लिए
दूसरा पॉइंट क्या है इस कहानी से, इकोनॉमिक अफेयर। पब्लिक का इकोनॉमिक अफेयर के लिए कहां से कमाना है, कहां पे खर्चा करना है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके लिए एक फाइनेंशियल सर्विस देना होगा। फाइनेंशियल सर्विस यानी कि फाइनेंस रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड सर्विस देना होगा, जिसके लिए अब पैसा के लिए सर्विस देंगे तो ये लोग को बता देंगे इन्वेस्टमेंट किस एसेट में करना है, इन्वेस्टमेंट किस एसेट में करना है। तो क्या है, आप कहानी सुनो ना। पब्लिक का इकोनॉमी के लिए पैसा कहां से लेना है, कहां पे खर्चा करना है, इसके लिए फाइनेंशियल सर्विस देना होगा। फाइनेंशियल सर्विस में ये भी बता देंगे कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा एसेट खरीदना है। ये 6 पॉइंट, ये लाइन 7 से 8 बार बोल रहे हैं ना, 6 पॉइंट इस लाइन में। और ये एक स्टोरी है कि एक पब्लिक था, उसको अपना इकोनॉमिक अफेयर देखना था, तो वो अपना कमाई और खर्चा दिखाएगा। कमाई और खर्चा दिखाएगा तो फाइनेंशियल सर्विस दिया जाएगा, और जब हम उसको फाइनेंशियल सर्विस देंगे तो इन्वेस्टमेंट का भी ज्ञान दे देंगे। अब इसके बारे में सीखो, ठीक है। क्या भैया, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है। हम लोग सबसे पहले क्या सीखे भैया, सबसे पहले आप सीखे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसका चार, आप बताएं कि 5 आदमी होता है उसके अंदर में, यूपीएससी का एग्जाम देके जाता है, और अलग अलग 6 डिपार्टमेंट होता है। अब आप बता रहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये भी है हमारे देश की एक मिनिस्ट्री है। कंपनी जितना भी होता है ना, आईसीएआई भी इसके अंदर में आता है। तो कंपनी हो, एलएलपी हो, है ना, एक आईबीसी है। बेसिकली 3 लॉ का नाम लिया। कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। एलएलपी एक्ट 2008, ये भी हम लोग के सिलेबस में। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये तुम लोग फाइनल में पढ़ेगा। तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और बैंक्रप्सी आईबीसी, इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। किसी का दिवाला निकल जाता है ना, तो इसमें आता है वो। तो ये 3 काम पे ये लोग जनरली ध्यान रखते हैं कि देश का जो एंटरप्राइज है, जो कंपनीज है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है, वो सबको ये लोग देखते हैं। अब इसको चलाने के लिए भी ऐसे हल्का फुल्का आदमी नहीं चाहिए, सिविल सर्वेंट चाहिए। और इसका सिविल सर्वेंट का किस क्या लेवल होना चाहिए, क्या कैडर, कैडर यानी कि लेवल होना चाहिए, आईसीएलएस लेवल होना चाहिए। तो ये लोग भी सिविल सर्विसेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देके निकालते हैं, जिससे आईसीएलएस कैडर में जो लोग आते हैं उनको ये वाला काम दिया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। इसका हाईएस्ट पोस्ट क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डीजीसीओए, जो है इसका सबसे ऊपर। आईसीएलएस कैडर मानो ये एक लेवल है, इसको बोलते हैं आईसीएलएस, कॉर्पोरेट लेवल लेडर, एमसीए का। इसमें अलग अलग पोस्ट है, जिसका हाईएस्ट पोस्ट क्या है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि कंपनी, एलएलपी, 3 चीज देख रहा है, कंपनी एक्ट, एलएलपी एक्ट और आईबीसी कोड। अब आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय, गृह मतलब होम, है ना, घर। तो देश का इंटरनल सिक्योरिटी को लेके देश में क्या पॉलिसी लगेगा, ये सब कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। अरे भाई, मोटा भाई है ना अपना अमित शाह जो थे, मतलब जो है, वो क्या देखते हैं कि देश के अंदर में फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 हटा था, जम्मू कश्मीर अपना हुआ था, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर था। यूसीसी लागू होने का बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो ये सब होम अफेयर्स देखा जाता है कि घर में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, होम अफेयर्स। कंपनी में क्या हो रहा है, एलएलपी में क्या हो रहा है, कौन देखेगा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। और देश का इकोनॉमी कौन संभालेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर ये होम मिनिस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, लगभग 6 डिपार्टमेंट इसमें भी है। सबसे पहले देश का बॉर्डर, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। फिर देश के अंदर आए तो इंटरनल सिक्योरिटी, पहले देश का बॉर्डर फिर देश के अंदर। अच्छा, एक एक दो चीज है जो देश का होके भी देश के साथ नहीं है, जैसे कि मानो जब यहाँ पे लक्षद्वीप है, अरे ये देश का ही है ना, याद है, हल्का सा बाहर में है। अभी मोदी जी कैसे एक फोटो डाले तो बैंड बज गया मालदीव्स का। तो लक्षद्वीप के लिए जम्मू कश्मीर अभी हाल फिलहाल में लिए, तो ये दोनों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सॉरी लद्दाख। लक्षद्वीप नहीं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों साथ में अलग हुआ था ना, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख, लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप नहीं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तीनों ऊपर में, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो तीनों को आजादी मिला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। फिर एक डिपार्टमेंट मोटा भाई का डिपार्टमेंट ऑफ होम बोल के है। फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज को है कि लैंग्वेज को लेके अलग अलग स्टेट में लड़ाई चलता है। कैसे याद किए, पहले बॉर्डर, पहले बॉर्डर, फिर बॉर्डर के अंदर इंटरनल, फिर कहाँ गए, नॉर्थ में, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब सब जगह भाषा अलग है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सारा स्टेट का भाषा अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और ये सब के लिए कौन है, मोटा भाई होम। इस तरीके से अपन 6 पॉइंट याद किए। फिर से बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, ऊपर में तीनों अलग, जम्मू कश्मीर लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये सब स्टेट अलग अलग है ना,
तो 17 स्टेट के लिए अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इससे दो वर्ड निकला, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। और सब कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ मोटा भाई, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम। याद रहेगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, ये अलग से चमका दिया कि कोई भी लैंग्वेज का ना ट्रांसलेशन होता है। आज मानो मेरा कोई ऑफिशियल है जो कि दिल्ली से जा रहा है साउथ साइड, उसको नहीं समझ आता कन्नड़ा, तो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो से एक आदमी जाएगा जो उसका मदद करेगा। फिर सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा भाषा जो स्पीक किया जाता है ऑन अ कॉमन बेसिस वो हिंदी है। हिंदी से सबका कहीं ना कोई कनेक्शन है, हर स्टेट का। तो हर किसी को हिंदी में ट्रेनिंग देने के लिए एक इंस्टीट्यूट है। और एक डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस, कि किस स्टेट में कितना लैंग्वेज का है, कौन सा लैंग्वेज विलुप्त हो रहा है, किस लैंग्वेज का नया नया जो है देश में उत्पादन हो रहा है, आ रहा है जो नया नया, वो सब चीज देखता है डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। तो तीन ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, एक है ट्रांसलेशन, दूसरा हिंदी में ट्रेन करो और तीसरा सेंसस का। ये तीन हेड है।